हेलो, नमस्कार सभी को। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम सीटेट, यूपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम में जो सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका 30 क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं। आप सभी इसको देखिएगा, पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए सेम ही होता है ना? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर लेना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा तथा रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित करता है? एक कक्षा में बताया गया है, एक लड़का है तनुज, वो कहता है कि मैं ना भाला फेंकने में हिस्सा लूंगा और मेरी बहन जो है वो रस्सी कूदने में हिस्सा लेगी, क्योंकि वो लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। वो ये वाला तर्क देता है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? जेंडर संबंधता को, जेंडर समानता को, जेंडर समता को, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता को। जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्विटी, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? वैसे तो ये होता क्या है कि जेंडर जो रूढ़िवादिता को ये प्रदर्शित कर रहा है। जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है? किसी भी एक लिंग के प्रति अगर आप भेदभाव कर रहे हैं, किसी कार्य को लेके, या किसी भी कहते हैं ना किसी भी चीज करने को लेके, जैसे कि खाना बनाने को लेके हो गया, या बाहर का काम करने को हो गया, ऑफिस का काम हो गया, डॉक्टर को हो गया, डॉक्टर कौन बन सकता है, नहीं बन सकता है, इस तरीके से अगर आप भेदभाव करते हैं तो ये जेंडर रूढ़िवादिता है। अगर आप बॉयज के प्रति भी रखते हैं तब भी, अगर आप गर्ल्स के प्रति रखते हैं तब भी। जेंडर रूढ़िवादिता ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, जेंडर रूढ़िवादिता दोनों के लिए होता है। लड़का और लड़की दोनों के लिए ही जेंडर रूढ़िवादिता होती है। उसके जेंडर की वजह से उसमें आप भेदभाव कर रहे हैं, इसे जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, है ना? बाकी जेंडर समानता और समता, मतलब इक्वेलिटी और इक्विटी क्या होती है? इक्वेलिटी क्या होती है? इक्वेलिटी का मतलब होता है समानता, मतलब सभी समान है, मतलब गर्ल्स और बॉयज सभी एक लेवल पे, एक समान है। उसमें क्या होता है कि एक ही मतलब पॉइंट टाइम से स्टार्ट करेंगे, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करेंगे, जबकि एक ही लक्ष्य होता है दोनों का। पर ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, ये नहीं देखा जाता है कि कोई किस समाज वर्ग से आ रहा है, कोई किस जाति का है, या किसको कितना फीडबैक उसका रहा है, किसका उसका पारिवारिक बैकग्राउंड कितना रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना देखना है कि एक जगह से दोनों को स्टार्ट करना है। लेकिन समता क्या है? इक्वेलिटी। जो इक्विटी है, इक्विटी क्या करती है? इक्विटी ये करती है कि ना जिसको कम है उसको पहले उसके बराबर तो लेके आओ, तब आप समानता स्टार्ट करोगे। जैसे लड़कियों को पढ़ने का शुरू से अधिकार नहीं दिया गया है हमारे समाज में, तो क्या है, लड़कों को स्टार्टिंग से ही पढ़ने का अधिकार मिला है। अब क्या है कि अगर आप लड़कियों को रिजर्वेशन देते हैं पढ़ाई के लिए, तो क्या है कि लड़के पे ऑलरेडी इधर हैं, लड़कियों को पहले यहाँ लेके तो अब वो यहाँ पर है, यहाँ से उनको यहाँ लेके आना, इसे इक्विटी कहते हैं। और इक्वेलिटी क्या है? इस दोनों को यहीं से स्टार्ट करना है। अब यहाँ से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, उनका यहाँ, वो यहाँ से स्टार्ट कर रही हैं, लड़के यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या है, दोनों में इक्वेलिटी तो आ नहीं सकती। इक्विटी क्या है? तभी की जा सकती है जब पहले इक्वेलिटी हो। इक्वेलिटी मतलब पहले को दोनों में समता करो, समता के बाद आप इक्वेलिटी करोगे, तो इक्विटी का जो पर्पज है, या इक्वेलिटी का जो पर्पज है, वो पूरी तरीके से फुलफिल हो सकता है। एक बच्चा है जो अच्छे समृद्ध परिवार से आ रहा हुआ है, वो अच्छे स्कूल से पढ़ के आया हुआ है, और एक बच्चा है जो कि गवर्नमेंट स्कूल या किसी देहात से या किसी गांव समाज से पढ़ के आया हुआ है। आप उन दोनों को एक लेवल पे रख के अगर इंटरव्यू लेंगे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, उसने वो चीजें नहीं सीखी हैं जो इस बच्चे को मिली हुई हैं। इस तरीके से ये एक बार इस चार्ट को एक बार आप देखिए। इस चार्ट में क्या है, वो कहते हैं लैंगिक समानता, जेंडर इक्वेलिटी एवं लैंगिक निष्पक्षता। निष्पक्षता क्या है? जेंडर इक्विटी के में अंतर क्या होता है? इसमें क्या होता है, लैंगिक समानता क्या है कि सभी एक समान है। जेंडर समानता का मतलब यही है। लैंगिक समानता का सीधा सा मतलब है कि सभी एक समान है। जैसे एक लंबा व्यक्ति है, एक लड़की है, वो उससे हाइट में छोटी है, दोनों को समान स्टूल दे दिया, और सेब से पेड़ है, पेड़ से सेब तोड़ने हैं, तो दोनों, जो ऑलरेडी लंबा है वो तो उसको तोड़ भी लेगा, लेकिन उसको स्टूल बराबर देने के बाद भी क्या है कि वो लड़की की हाइट ऑलरेडी कम है, तो वो उस स्टूल को चढ़ के भी उस फल को नहीं प्राप्त कर सकती। लेकिन इक्विटी क्या करती है? इक्विटी क्या करती है? लड़के को जिस हाइट का स्टूल दिया गया है, लड़की को उससे ज्यादा हाइट का स्टूल दिया गया है, जिससे क्या है कि दोनों एक लेवल पर पहुंच गए और फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ये मत सोचना लड़की की हाइट कम दिखाई गई, लड़का की ज्यादा। यहाँ लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ इक्विटी और इक्वलिटी को समझाने का ही सिर्फ एक वो कर रहा हूँ कि न्याय क्या है, फेयरनेस क्या है। इसी तौर पे क्या क्या है, हमारे यहाँ ना रिजर्वेशन बनाया गया है, जिसे आप कहते हैं आरक्षण बनाया गया है। आरक्षण का मतलब यही है कि जो कम है उनको पहले बराबर पे लेके आओ, उसके बाद आगे का इक्वेलिटी का पर्पज आपका तैयार होगा, या इक्वेलिटी के लिए आप उसको पूर्ण रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। तो इक्विटी और इक्वेलिटी का अंतर ये है। रूढ़िवादिता क्या है? किसी भी जेंडर के प्रति अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो वो रूढ़िवादिता है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है,
वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। लेव वाइगोत्स्की जी को के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को मतलब मेंटल विकास को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, वो ये पूछना चाह रहा है। छात्रों को जानकारी ज्ञान प्राप्त करना, या फिर आलम्बन के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन देना, या फिर ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, या फिर केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थियों को वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। अब क्या है कि वो पूछ रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के आधार पर क्या है। तो लेव वाइगोत्स्की क्या करते हैं, इन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात करी है। वो ये कहते हैं आलम्बन, आलम्बन का अर्थ होता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग के माध्यम से छात्रों को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, जितनी बच्चे को मदद की जरूरत है आप हिंट दो, या कुछ सवाल कर रहा है उसमें बस छोटा सा हिंट देके आप उसको छोड़ सकते हो, वो स्कैफोल्डिंग का उसके लिए काम करेगी। वाइगोत्स्की हमेशा यही कहते हैं बच्चों के जो मानसिक विकास है या संज्ञानात्मक विकास है उसको अगर आप सही से मॉडिफाई करना चाहते हैं, या बच्चों का आगे विकास आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से हो, तो क्या आप करना है, आपको उसको स्कैफोल्डिंग देनी है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है मदद दे दी है, छोटी सी मदद दे देंगे, हिंट दे देंगे, जहां वो अटक रहा है उस पर आप उसकी सहायता कर देंगे, तो क्या है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, वो पूर्ण हो जाएगा। यानी कि जो समस्या उसको आ रही है उस समस्या का उसको समाधान तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। आपको सिर्फ समस्या तक पहुंचने में उसकी मदद करनी है, पहुंचाने नहीं है समस्या की मदद एंड तक, मतलब समस्या समाधान की लास्ट तक स्टेज तक नहीं लेके जाना है, आपको सिर्फ उसमें मदद करनी है। स्कैफोल्डिंग जिसको आलम्बन कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है अपसारी चिंतन डॉट 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 जबकि अभिसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में बताया, ये फिल करना है आपको। ए है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और नीचे भरा जाएगा एक सही समाधान पर स्थित है, या फिर एक सही समाधान पर स्थित है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, या फिर गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, या फिर मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, या फिर मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो क्या है वो, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में पूछ रहा है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक से कई सारी चीजें सोचना, और कन्वर्जेंट का मतलब होता है कई सारियों से एक के प्रति एक पे जाना। तो होता क्या है कि अपसारी चिंतन में क्या है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित किया जाता है। अभिसारी चिंतन में क्या है कि मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया, उसके बताया मैंने कि ना उत्तर प्रदेश में या आजकल जो बारिश की या पानी की समस्या हो रही है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, या फिर वायु प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं, या कि जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो बच्चे उसके कई सारे आंसर बताएंगे। यही अगर मैं पूछ लूं कि हमारे देश की राजधानी क्या है, तो उसका एक उत्तर होगा क्या, कि नई दिल्ली, या फिर दिल्ली बता सकते हैं, या फिर नई दिल्ली बता सकते हैं। तो इसका आंसर एक हो गया। ये क्या है, ये अभिसारी। अभिसारी का मतलब एक कई सारी जगह से एक जगह पहुंचना, मतलब एक ही उत्तर होना। और अपसारी का मतलब क्या है कि बहुत सारे सॉल्यूशन होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किशोरावस्था के बारे में, एडोलसेंस के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, या फिर किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता को पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है, या फिर किशोरावस्था बचपन और वयस्क के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं, या फिर विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। आप देखिए किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, ये नहीं, ये एक बायोलॉजिकल है। इसमें क्या है, बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, ये सामाजिक संरचना नहीं है। किशोरावस्था आमतौर पर यौवन के शुरू करने के लिए माना जाता है, ऐसा भी नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता को पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है, ऐसा नहीं है। किशोरावस्था ये नहीं करती है। लेकिन हाँ, किशोरावस्था बचपन, चाइल्डहुड और वयस्कावस्था के बीच विकासात्मक संक्रमण काल है। इसमें क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन और मनोसामाजिक परिवर्तन बहुत सी तीव्र गति से आ रहे होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि स्टैनली हॉल जी ने तनाव एवं तूफान की अवस्था किशोरावस्था को बताया। ये ना कहते हैं कि जैसे आपका चाइल्डहुड खत्म होता है, किशोरावस्था स्टार्ट होती है। जैसे ही किशोरावस्था का एंड होता है, आपका वयस्कावस्था की ओर
आप बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है कि इनके बीच का पीरियड है, मतलब बचपन और वयस्क अवस्था के बीच का पीरियड क्या है, किशोरावस्था है। ऐसा नहीं है विभिन्न संस्कृतियों में बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग समाज से बच्चे आए होते हैं, एक समान तरीके से नहीं प्रवेश करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, नहीं है, ध्यान से देखा करिए। आपके क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाता है ये नहीं है जैसे शब्द आते हैं, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आता है, आप इसको एक बार बड़े ध्यान से देखा करिए। नहीं है वाले क्वेश्चन क्या करते हैं, एंड में नहीं डाल देता है और पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है उसका। चलिए एक बार इसके आंसर्स देख लेते हैं। आंसर है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीके जो कि शिक्षण को बहिष्कृत न करें, या फिर समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं को समर्थन करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर और समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, या फिर डी निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप ये बताइए, है ना। इसमें नहीं पूछा है, आप देखिए समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण को बहिष्कृत न करे। कहते हैं कि समावेशी शिक्षण का अर्थ क्या है कि जो कई तरीके की शिक्षण प्रक्रिया है उसको बहिष्कृत न करके उसको अपनाए, ये समावेशी शिक्षण का एक वो है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करे। जितने भी रीड करने बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सभी की आवश्यकताएं जो उनकी जरूरत है उनका सम्मान करे और उनकी पहचान करे और उनको पूरा करे। समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा का एक ही मूल मंत्र है कि इसमें सभी को एक समान समझा जाता है, चाहे वो किशोर, चाहे वो कहें तो प्रतिभाशाली हों या फिर मंदबुद्धि हों या फिर कहें सामान्य बच्चे हों, इनको ना एक ही साथ पढ़ाया जाता है। इनको ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं करते हैं हम बच्चों में। हाँ, जिनको जरूरत है उनके उसके बेस पे उनको अच्छे से और ज्यादा उनको अलग समय दिया जाएगा, ये अलग चीज है। लेकिन क्या है, उनमें भेदभाव नहीं करना है, मतलब उनको हीन भावना के प्रति उनको नहीं देखना है। और ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी है कि निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन, स्टैंडर्डाइज करिकुलम और क्लासरूम पूरी तरीके से इसके खिलाफ हो जाता है। आप निश्चित पाठ्यचर्या स्टैंडर्डाइज मूल्यांकन अगर आप उनका करेंगे तो क्या है, उनके लिए ये गलत हो जाएगा। सभी बच्चों का स्तर समान नहीं होता है, उनके स्तर के हिसाब से उनको पढ़ाना होता है, उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन भी करना होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, डी गलत है, गलत ही पूछा है इसलिए डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता क्या है, सुजाता एक बच्ची है, वो क्या करती है कि प्रतियोगिता में सिर्फ इसलिए भाग लेती है, इसलिए उसको मोटिवेटेड है कि उसको ना लगता है कि उसको ना प्राइज मिलेगा, नगद पुरस्कार मिलेगा उसको, इसलिए वो मोटिवेटेड है उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो ये किस प्रकार का मोटिवेशन है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, या फिर असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो ये किस प्रकार का मोटिवेशन है। अगर वो बच्चा अंदर से मोटिवेटेड है तो क्या है कि उसको खुशी मिलती है, उसको खुद से प्रसन्नता महसूस होती है, इस तरीके के अगर उदाहरण है तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। बाहरी रूप से क्या है कि प्राइज के लिए, ट्रॉफी के लिए, दंड से बचने के लिए, ये सब बाहरी मोटिवेशन होते हैं। एक बार आप देख ले तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर कौन सा, आंसर नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि वो ना नगद पुरस्कार के लिए, नगद पुरस्कार को पाने के लिए ही वो प्रेरित है, उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है, इसलिए इसका ये क्या है, बाहरी मोटिवेशन है, जिसको बाहरी रूप से प्रेरित कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, बी सही हो जाएगा। एक बार इसको ऐसे भी देख लेते हैं, बाहरी मोटिवेशन और आंतरिक मोटिवेशन क्या अंतर होते हैं। जो आंतरिक मोटिवेशन होते हैं ना, पर्पज होता है इनका, इंटरेस्ट होता है, या फिर मास्टरी ओरिएंटेड होते हैं, या फिर प्राइड के प्रति करते हैं कि हमें प्राइड मिलेगी इससे। बाहरी में क्या होता है कि ग्रेड्स कितने मिलेंगे, पॉइंट्स कितने मिलेंगे, मनी मिलेगा, या फिर करियर होगा, एग्जाम्स होंगे, ये सब बाहरी मोटिवेशन है। बाहरी मोटिवेशन से क्या होता है, आप बाहरी रूप से कि आपको ये, आप क्लास में अगर इतने नंबर लाते हो आपको साइकिल मिलेगी, इतने नंबर लाते हो आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा, ये सब बाहरी मोटिवेशन है। आप कुछ सीखना चाहते हैं, अंदर से मेरी मन है कि ये चीज़ मेरे को सीखनी है, मेरे को अच्छे से इसमें लेके मेरे को इसको सीखना है, पढ़ना है, तो ये क्या है, ये आपका
आंतरिक मोटिवेशन है। इसके ये उदाहरण है, एक बार इनको देख लेना, एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे। होता क्या है कि आंतरिक मोटिवेशन और बाहरी मोटिवेशन को लेकर एक क्वेश्चन हर टीचिंग एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको आप एक बार देखे रहेंगे, नहीं भूलेंगे, इतना आसान है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है अभिकथन और रीजनिंग वाला। ये क्वेश्चन सीटेट अब तो बहुत ज्यादा पूछने लगा है, यूपी टेट में भी इस बार पूछे जाने की संभावना है। यानी कि हर टीचिंग एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन, और ऐसा नहीं कि सीडीबी में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अब तो एसएसटी के भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, मैथ के क्वेश्चन इसमें बना के पूछे जाते हैं। अब सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन पूछने में, हर तरीके के क्वेश्चन इन वाले क्वेश्चनों को, क्योंकि इसमें क्या है, कोई दो थ्योरी को बना दिया, दो थ्योरी को मिला के क्वेश्चन पूछ लिया, या किसी एक बात का कॉन्फ्लिक्ट करके आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला इसमें अभिकथन पढ़ते हैं। पहले अभिकथन है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षार्थी जो पहले जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्या ये सही है? बी, इसका कारण क्या है? पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद करती है। क्या ये सही है? होता क्या है, इसमें आंसर दिए हुए हैं, ए और बी दोनों सही है। ए जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, या फिर बी है ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये देखो कि ये दोनों जो बातें लिखी गई हैं ये सही है, ये पढ़ो पहले तो। पहले देखो अभिकथन सही है, फिर देखो कारण सही है। अगर दोनों सही है तो क्या है कि फिर ये देखो कि जो अभिकथन में दिया हुआ है उसको कारण जो आर दी हुई है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। दोनों स्वतंत्र तो नहीं है, कहीं दोनों ही बातें सही है, ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही बातें सही हैं पर आपस में एक दूसरे से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, ऐसा तो नहीं है। उसी के बेस पे आपको आंसर इसमें सेलेक्ट करने में आपको आसानी रहेगी। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यस, बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसके आधार पर ही वो नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आर, इसका कारण क्या है? पैटर्न ढूंढना, पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। यस, पुराने ज्ञान के आधार पर जो आपने पैटर्न बनाए हुए हैं उसके आधार पर नए ज्ञान को जोड़ना या उन नए ज्ञान के प्रति आपको सकारात्मक व्यवहार आपका तभी होगा जब आपका प्रीवियस नॉलेज उसको लेके अच्छा रहा होता है। तो ये इसका कारण भी सही है, तो इसका आंसर में कौन सा? ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं, ए की आर सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन में कौन सा है इसका? ए सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। एक दो बार इस टाइप के आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको करना इजी रहेगा और बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये वाले, जरूर करके आइए। सीटेट अब तो 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में ये पूछता है, सीडीबी में ये 4 क्वेश्चन आने हैं, ध्यान रखो। अगर सीडीबी का आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हो, 4 क्वेश्चन हर पेपर में आने हैं इस टाइप के, ध्यान रखो, इनको अवॉइड नहीं करना है। 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, जो शिक्षार्थी हैं उनके बीच में आप व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करना चाहते हैं, एक शिक्षक क्या करेगा? मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो उनके बीच मतभेद हैं या असामान्यताएं हैं जो भी बच्चों के बीच, क्योंकि बच्चे क्या है अलग अलग समाज से आए हुए हैं, अलग अलग परिवार के बच्चे आए हुए हैं, है ना, अलग अलग लिंग के हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, उनके आधार पर उनको क्या करेंगे आप ना, स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। अगला देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज कर देना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज अगर आप करेंगे तो क्या है कि बच्चों का आप विकास नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है कि ना, ये पैटर्न है, ये समाज इस तरीके से, हर कोई अलग है, हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर कोई अलग है, एक जैसा कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर एक जैसे होंगे सब रोबोटिक्स हो जाएंगे। रोबोटिक्स का मतलब सब एक जैसे दिखने वाले, एक तार सोचते हैं, एक तरीके की थिंकिंग करते हैं, वैसा समाज नहीं है। समाज की सबसे ज्यादा खूबसूरती यही है कि दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। यही कारण है कि पूरा समाज इसी वजह से चल रहा है। पूरा एक जैसे लोग होंगे तो आपस में एक दूसरे को न पसंद करेंगे, ना एक साथ रह सकते हैं। समाज में हर किसी का अलग होना यही समाज की सबसे बड़ी विशेषता है ना। तो आपको ना इसको स्वीकार करना है, ना कि क्या है कि इसको निगलेक्ट कर देना है या फिर इसको अस्वीकार कर देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा इंडिविजुअली डिफरेंस को हमेशा अपनाना है, वो भी पॉजिटिव वे में। आप हमेशा उसका सम्मान करेंगे एज ए टीचर और एज ए नागरिक भी। अगर आप शिक्षक नहीं भी हैं फिर भी आपको इंडिविजुअली डिफरेंस का सम्मान हमेशा करना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है, डिसेबिलिटी है, अक्षमता है, उसके प्रति उसका सम्मान करो। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए हीन भावना रखते हैं, आपको उसकी मजाक बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं करना है, क्योंकि ये गलत है, एथिकली भी गलत है। और ये क्या आप खुद से भी सोचेंगे तो आपको लगेगा यार क्या ही है ये, मतलब गलत तो है ही है।
या फिर ऑप्शन नंबर सी है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू अगर स्टैंडर्डाइज करिकुलम, क्लासरूम सब कुछ अगर आप स्टैंडर्ड के बेस पे अगर रखेंगे तो क्या है कि फिर आप ना इंडिविजुअली डिफरेंस के आधार पर उस क्लास को चला ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सभी अलग है। एक बच्चा है जिसको देखने में कठिनाई हो रही है, आप उसको क्या है कि पीछे बैठा रहे हैं आप, तो क्या है कि उसको ठीक से देख ही नहीं पा रहा है, उसका अधिगम उतना अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, उसको आगे बैठाओ। जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है उस बच्चे को आप विजुअली ज़्यादा चीज़ें दिखाने का प्रयास करो, जिस बच्चे को या कहें कि देखने में समस्या हो रही है उनको आगे बैठाएंगे, है ना, उनको ऑडियो के माध्यम से सिखाने की कोशिश करेंगे, इतना तेज बोलेंगे जो उसके कान तक लाउडली पहुंच सके। अगर उसको दिख ठीक से नहीं रहा है तो वो सुन तो अच्छे से सके उसको, तो आप इस तरीके से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता, जो भिन्नताएं हैं उनको मानव की, जो विभिन्नताएं हैं उनको मानव की प्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में मानना चाहिए। ये ना कहें तो वरदान के रूप में आप इनको मानेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही समाज का निर्माण करते हैं और इसी वजह से पूरा समाज आज चल रहा है, क्योंकि कोई दो लोग एक जैसे नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है अवप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? अवप्रेरणा के आधार पर वो पूछ रहा है कि किससे लगातार और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, या फिर सफलता के लिए बाहरी आरोपण, असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, या फिर सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, या फिर सफलता और असफलता के लिए दोनों के लिए बाहरी आरोपण। आप देखिए इसमें क्या होता है, वो पूछ रहा है कि अगर आप मोटिवेशन, जो मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था आपको, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड और बाहरी रूप से मोटिवेटेड, इसमें वो क्या कह रहा है कि सफलता के लिए आंतरिक रूप से आरोपण और असफलता के लिए बाहरी रूप से। अगर आप पेपर में पास होते हैं तब तो आपने खुद से मेहनत करी है, फेल हो गए तो पेपर अच्छा आ गया था, पेपर ज्यादा टफ बना दिया, एग्जाम से नहीं पूछा था, सिलेबस से नहीं पूछा था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सफलता के लिए बाहरी आरोपण, असफलता के लिए आंतरिक, ये भी नहीं है। सफलता अगर आप कर रहे हैं तो आप टीचर को उसके लिए रिवॉर्ड दे रहे हैं, असफल हो रहे हैं तो आप खुद को दोस्त मान रहे हैं, अरे यार मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे पढ़ पाया, मैंने नहीं तैयारी करी, ये भी गलत है। असफलता और सफलता के लिए आंतरिक आरोपण, अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपने पढ़ाई ठीक से नहीं करी है, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, ये भी आप खुद के ऊपर लेना है। सफल हो रहे हैं तब भी आपको अपने ऊपर लेना है कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी थी, मैंने मेहनत अच्छी करी थी, मेरा इसमें रिजल्ट अच्छा इसलिए आया है। तो सफलता हो या असफलता हो, हमेशा आपको अपने ऊपर ही लेना है, या आपकी खुद की वो जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है फेल हो रहे हैं तो टीचर की वजह से, पास हो रहे हैं तो आप खुद की वजह से, नहीं। फेल हो रहे हैं तब भी आप अपनी वजह से, पास हो रहे हैं तब भी आप सिर्फ अपनी वजह से। हाँ ये हो सकता है सहायता हो सकती है पास कराने में, टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आप क्लासेस ले रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग क्लास ले रहे हैं, ये आपके क्या है मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या है पढ़ना आप ही को था, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा ये आपकी जिम्मेदारी थी। तो इसका ऑप्शन में कौन सा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, जीन पियाजे जी हैं उनका मानना था कि ज्ञान क्या है? पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, या फिर अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, या फिर अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, या फिर एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो जीन पियाजे जी के अनुसार वो पूछ रहा है। इसमें क्या है कि अगर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा होता तो अधिक जानकार अन्य लोगों से बातचीत के सहज निर्मित होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि एम को ए मोर नॉलेजेबल अदर्स जो होते हैं उनके माध्यम से बच्चे ज्ञान को सीख लेते हैं। कोई भी अगर मेरे से ज़्यादा जानता है, जैसे आप मेरे से किसी भी चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा जानते हैं, मैं आपसे सीख लेता हूँ, चाहे आप वो मेरे साथ के हों, मेरे से बड़े हों, मेरे से छोटे हों, मैंने अगर आपसे सीख लिया तो क्या है कि ये मैंने ज्ञान बना लिया। वो कहते हैं कि बच्चे ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? ए सही हो जाएगा। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय, पर्यावरण के साथ निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। जो ज्ञान है ना वो बच्चे द्वारा खुद निर्मित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है अभिकथन और रीजनिंग वाला फिर से आ गया। अभिकथन क्या कह रहा है? बच्चे द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। यस, बच्चे का जो बचपन है वो अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। रीजन इसका क्या कह रहा है? बच्चों का विकास सार्वभौमिक है।
अब आप देखिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और कौन सा, अब वो कह रहा है ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ए सही है आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत है। आप इसको देख के एक बार बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला तो सही है, बच्चे द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। जो बचपन है बच्चे का, वो सभी संस्कृतियों में, समाजों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग कल्चर के तहत अनुभव किया जाता है और इसी तरीके से बच्चों का जो विकास है वो होता है। अब अगला वो रीजन इसका क्या दे रहा है, बच्चों का विकास है वो सार्वभौमिक है। नहीं, बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नहीं है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है कि कोई बच्चा गांव से पढ़ रहा है, कोई बच्चा शहर में पढ़ रहा है, कोई बच्चा विदेश से पढ़ा हुआ है, इनको आप एक तरह से नहीं देख सकते। सार्वभौमिक नहीं है, एक पैटर्न में तो हो रहा है विकास, एक पैटर्न में तो हो रहा है, क्योंकि बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरीके से चल तो रहा है उसका। लेकिन क्या है कि बच्चे विकास जो सार्वभौमिक नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चे अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं, अलग अलग गुणों को सीख रहे हैं, अलग अलग भाषा को सीख रहे हैं, तो उनका ना सार्वभौमिक नहीं है। तो आर गलत हो गया। अब आप देखिए ए सही है आर गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? सी सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन का एक ही देखना है। पहले देखो ए सही है, अगर ए सही है फिर देखो आर भी सही है, फिर ये देखो क्या ए की व्याख्या आर कर रहा है, इन दोनों को लिंक है एक दूसरे में। अगर नहीं कर रहा है तो उसके हिसाब से आंसर को चुनो। अगर दोनों की व्याख्या, अगर पहले देखो दोनों सही है, अगर दोनों सही है फिर देखो क्या ए की व्याख्या आर कर रहा है। अगर कर रहा है तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसी तरीके से देखो ए और आर दोनों सही है पर ए आर की नहीं व्याख्या कर रहा है, मतलब दोनों सही है। मतलब एक लड़का लड़की आपस में साथ रह रहे थे, एक टाइम के बाद वो अलग हो गए, किसी भी वजह से हुए हैं, उसका मैं रीजन पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ वो दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, इसलिए वो अलग हो गए। मतलब ये आपस में एक दूसरे की जगह तो ये दोनों ही सही हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ सही नहीं है, तो अलग हो गए। सिंपल सा एग्जांपल इस तरीके से आप समझिए जैसे आपको ठीक लगता हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा है, उसमें आकलन क्या होता है? आकलन गतिशीलता से होता है, वस्तुनिष्ठता से होता है, योगात्मक होता है, या फिर मानक संदर्भित होता है? तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो कहते हैं कि आकलन हमेशा गतिशीलता होता है, मतलब लगातार कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अगर होता रहता है तो इससे बच्चे के विकास के बारे में आपको समय समय पे पता चलता रहता है कि बच्चा कहाँ गलतियां कर रहा है, कहाँ मुझे जल्दी से सुधारने की जरूरत है। आप लास्ट में एग्जाम ले रहे हो, वहाँ बच्चा अगर फेल हो रहा है, बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि कौन सा ऐसा टॉपिक था जो बच्चे को समझ नहीं आया, इसलिए वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली टेस्ट होते रहते हैं, है ना। ये टेस्ट इसीलिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है? छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। मानकीकृत परीक्षण बिल्कुल ही अच्छा तरीका नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगला देखते हैं, बी है, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं होना चाहिए, बल्कि सक्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। ज्ञान का छात्र हमेशा सक्रिय रूप से अगर रहेंगे तभी ज्ञान का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन सी है, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या फिर पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 का आंसर सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सीखना जो है वो प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। जो ऑथेंटिक टास्क हैं, सीखना हमेशा उन्हीं के आधारित होना चाहिए, उनके बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ के होना चाहिए, और जो ऑथेंटिक चीजें हैं उसी के बारे में होना चाहिए, और उन्हीं टास्क के आधार पर होना चाहिए जो चीजें प्रामाणिक हैं या जो कार्य प्रामाणिक है पहले से। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी को अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करना आवश्यक है? इनमें से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके आधार पर वो कहते हैं कि वातावरण के साथ अर्थ निर्माण करते हैं, जो भी जानकारी मिलती है उसके आधार पर स्मृति को आगे संग्रहित करना आवश्यक है? ध्यान देना है, लक्ष्य होना है, भूलना है, या फिर पुनः प्राप्ति है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये अटेंशन के बारे में कहते हैं कि ये क्या करते हैं, जानकारी को पहले प्राप्त करते हैं। आप जानकारी को प्राप्त तभी करेंगे जब आपकी किसी चीज के प्रति अटेंशन होगी, है ना। आप जानकारी को प्राप्त कर देंगे, उसी के आधार पर आप उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? सी सही हो, ए सही हो जाएगा। ध्यान देना, अटेंशन से ही क्या है कि आप पहले जानकारी के प्रति अटेंशन देते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, फिर उसको आप धारण करते हैं। अगर कोई चीज आपने अटेंशन नहीं दिया, उस पर अगर ध्यान नहीं दिया है, तो आप उसको धारण ही नहीं कर पाएंगे अपनी मेमोरी में।
तो ये अटेंशन के बारे में बात हो रही थी। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? विकास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके तहत वो कह रहे हैं चिंतन, समस्या या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो सामाजिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है या फिर गतिक विकास होता है। विकास के 3 स्टेज जिसे आप कैप के माध्यम से जानते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोसोशल। तो ये 3 ही है, यानी इसके आधार पर वो पूछ रहा है जिसमें तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, ये किसके? संज्ञानात्मक विकास के आधार पर होता है। इसका ऑप्शन में कौन सा है? इसका बी सही हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप दिमाग से ही तर्क करते हैं, दिमाग से सोचते हैं या फिर दिमाग से समस्या का समाधान करते हैं। चिंतन करना, जितनी भी चीजें आप दिमाग से कर रहे हैं वो सारी की सारी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन में कौन सा? ए बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? इनमें से ऐसा कौन सा प्रश्न का उदाहरण है जिसके तहत कह सकते हैं आप कि इसमें छात्र को विश्लेषण करने की आवश्यकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास का कथानक क्या है, या फिर टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास का विषय क्या है, या फिर टू किल अ मॉकिंगबर्ड लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, या फिर टू किल अ मॉकिंगबर्ड का नायक कौन है? आप वो देखना चाह रहा है कि छात्र किस इसमें से कौन से तरीके का क्वेश्चन होगा जिसके तहत छात्र का क्या है कि वो ना विश्लेषण करेगा जानकारी के माध्यम से, या जानकारी के ऊपर अच्छा विश्लेषण करेगा, शोध करेगा, मेटाकॉग्निशन लगाएगा अपना, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा। कौन सा इस तरीके का होगा? टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास का कथानक क्या है, इसके लिए तो सिंगल आंसर हो जाएगा। टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास का विषय क्या है, ये भी उसको पता है। और टू किल अ मॉकिंगबर्ड का नायक कौन है, ये तो उसको क्लियर ही पता होता है। लेकिन टू किल अ मॉकिंगबर्ड लेखक प्रतीकवाद का उपाय या कहेंगे उपयोग कैसे करता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 है, लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि स्पेस दिया हुआ है बच्चों में स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। वाइगोस्की जी स्वयं नियमन के लिए बच्चों में क्या प्रस्तावित करते हैं? असंतुलन, निज भाग, अनुकूलन या फिर संगठन? लेव वाइगोस्की जी जो हैं वो निज भाग को इन्होंने लेव वाइगोस्की जी ने प्रस्तावित करते हुए कहा है कि निजी भाग बच्चे की स्वनियमन, यानी बच्चे क्या करते हैं निज भाग। होता क्या है कि बच्चे बोल बोल के किसी काम को करते हैं, अरे यहाँ पर ये आना था, अरे यहाँ पर ये बी कैसे रख दिया मैंने, या फिर मैं आज वहाँ गया था, ये उस तरीके की बातें आपस में बच्चे देखते हैं, आपको बड़बड़ाते हुए नजर आएंगे। वो क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पहले वो निज भाग करते हैं। निज भाग मतलब खुद से ही बात कर रहे हैं, निज भाग का मतलब खुद से बात करते हैं, खुद को रेगुलेट करते हैं, खुद को डायरेक्शन देते हैं, खुद ही को वो अपने आप को ही डायरेक्शन देने के लिए वो निज भाग करते हैं। बड़े होके भी बच्चे करते हैं, आज भी मैं और आप हम सब निज भाग करते हैं, लेकिन वो क्या है फिर वो अंदर चली जाती है। वाइगोस्की जी ये भी कहते हैं कि निज भाग जो बचपन में है वो बाहरी होता है, बच्चा बोल बोल के करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा की एज बढ़ती जाती है, बड़ा होता जाता है, वो निज भाग अंदर चला जाता है, इनर स्पीच हो जाती है, वो अंदर स्पीच चली जाती है उसके अंदर। तो वो निज भाग तो आज भी आप करते होंगे, लेकिन चुपचाप करते होंगे, दिमाग में करते होंगे, सोचते होंगे, वो निज भाग ही है। तो इसका ऑप्शन में कौन सा? बी सही हो जाएगा। इसी को जो निज भाग है, इसको जो जीन पियाजे जी हैं, जीन पियाजे जी ने इसी को कहा है कि ये ना ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला है इसी को, निज भाग को वाइगोस्की जी ने बोला है कि ये बच्चे के लिए पॉजिटिव है और इससे बच्चा ना खुद को रेगुलेट करता है, जबकि जीन पियाजे जी ने इसी को बोला है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच है, जिसमें वो कहते हैं कि बच्चा ना इसमें अहम केंद्रित होता है, ये अहम केंद्रित भाग है। जबकि वाइगोस्की जी इसको क्या कहते हैं, ये खुद को रेगुलेट करने के लिए बच्चा निज भाग करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिर अभिकथन और रीजनिंग वाला आ गया है। अभिकथन क्या कहता है? शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादियों और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। जो शिक्षक हैं, एज ए शिक्षक, उनको ना हमेशा अपने पुराने रूढ़िवादिता या सोच है जो भी है जेंडर के प्रति या किसी भी चीज के प्रति रूढ़िवादिता चाहिए, जिस भी चीज के प्रति आपको दिख रही है, किसी भी समाज के प्रति, जेंडर के प्रति या किसी भी चीज को लेके अगर रूढ़िवादिता है, उसके प्रति हमेशा से एक शिक्षक को चिंतन करना चाहिए। और इसका रीजन क्या दिया हुआ है? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। यस, सांस्कृतिक रूप से ये उसका उत्तरदायित्व भी है कि शिक्षक खुद एक चिंतनशील प्रक्रिया करता हो या चिंतनशील खुद भी हो, ये शिक्षण का मुख्य वो है। तो इसका आर भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही है।
एक ही व्याख्या आर पूरे तरीके से सही कर रहा है, मतलब एक ही आर सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ए सही हो जाएगा। शिक्षक को हमेशा रूढ़िवादिता या इस तरीके की चीजों के प्रति चिंतनशील या पूर्वाग्रहों के प्रति चिंतनशील होना चाहिए। और संस्कृति आर रीजन भी उसके बारे में वो कह रहा है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। यस, शिक्षक चिंतनशील हो, ये तो उसका मुख्य गुण है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही है, मतलब रीजन भी इसका सही है। तो ए और आर दोनों सही है और एक ही आर व्याख्या भी कर रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? अंतर्वैयक्तिक, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने में कौशल, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होता है? ये दूसरों के लिए नहीं होता, ये खुद के लिए होता है। अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है? इसमें क्या करता है, आप अपने ही बारे में जानते हैं, अपने मैं किस लायक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये खुद के बारे में होता है। अब पूछ रहा है लॉजिकल मैथमेटिकल में तार्किक, गणितीय या फिर नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्रियाएं होती हैं। तार्किक गणितीय में नृत्य या क्रीड़ा नहीं होती, इसमें क्या होता है? कैलकुलेशन, मैथमेटिक उसका अच्छा होता है, उसकी ना क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी बच्चा करता है, सोच बहुत अच्छे से लेता है, सवाल को अच्छे से सॉल्व कर लेता है, या कहते हैं अंक गणितीय क्षमताएं उसमें बहुत अच्छी होती हैं। ये लॉजिकल मैथमेटिकल में आता है। म्यूजिकल, म्यूजिकल में प्रदर्शन या रचना करने का कौशल या परफॉर्मेंस या कंपोजिशन। यस, म्यूजिकल में यही होता है। म्यूजिकल में क्या होता है? कंपोजिशन करते हैं, जैसे ए आर रहमान जी हो गए, सोनू निगम जी हो गए, है ना। और रचना करना मतलब गानों को बनाना, म्यूजिक की समझ होना, मतलब कहते हैं लय, सुर, ताल, इसकी समझ होना, ये म्यूजिक इंटेलिजेंस जिसके अंदर होता है वो इस तरीके की समझ रखता है। तो इसका ऑप्शन में कौन सा? सी ही सही है। अगला देख लेते हैं स्थानिक। स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने का कौशल। ये ना स्पेशल में नहीं आता है। स्पेशल का मतलब होता है जिसमें क्या होता है? स्थान की समझ होती है। जैसे क्या है कि आपका रूम है, ये मान लो अपना ऑफिस है, ऑफिस को डेकोरेट कराना है आपको, कहाँ टेबल लगनी चाहिए, कहाँ चेयर लगनी चाहिए, बैकग्राउंड में क्या रहना चाहिए, है ना, सारी पोजीशन किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरीके की विंडो आपकी तरफ वो करे, ये ना स्थानिक समझ होती है। उसको पता है कि सोफा किस तरफ पड़ेगा, बेड किस तरफ पड़ेगा, ये सारी चीजें स्थानिक समझ के बारे में होती हैं। वो इतनी विजुलाइज कर लेता है पहले से उस चीज को, तो ये स्थानिक समझ के बारे में है। तो स्थानिक में क्या है? उसे स्थान की समझ होती है। स्थान को पहले से मतलब वो चीज उसने नहीं देखी, आप बस बताइए, उसके हिसाब से वो विजुलाइज कर लेता है। नक्शा बनाते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, नक्शा बनाने वाले, इनमें क्या है? स्थानिक समझ होती है। लेकिन प्रकृति वाले ये नेचुरलिस्टिक होती है, जिनको नेचर से प्यार होता है, नेचरवादी होते हैं, उनको होता है। तो हार्वर्ड गार्डनर जी ने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात करी हुई है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको 8 प्रकार के इंटेलिजेंस ये है। हार्वर्ड गार्डनर जी ने विजुअल लिंग्विस्टिक, इसमें क्या है कि जिनको लिंग्विस्ट, जिनकी भाषा को जिनको अच्छी समझ होती है, उनको क्या है कि मतलब वो शब्दों की पकड़ होने बड़ी अच्छी होती है, वो शब्दों में बहुत माहिर होते हैं। लॉजिकल में मैंने बताया अंक गणितीय क्षमता होती है। नेचुरलिस्टिक में क्या होता है? इनको ना नेचर से प्यार होता है, पेड़ों से या पहाड़ों से, फूलों से, इस तरीके की उनको समझ होती है ना। गार्डनर हो सकता है इसमें, है ना, जो फूल पौधों का उनका रखवाली करते हैं, उनको होती है इसकी बॉडीली काइनेस्थेटिक। इसमें क्या होता है? बॉडी पे बहुत अच्छा इनका कंट्रोल होता है। इसमें एथलीट्स आते हैं, है ना। फिर क्या होता है? म्यूजिकल वाला जो मैंने अभी बताया, इसमें क्या है? भाषा, इसमें क्या है? म्यूजिक की समझ होती है, कंपोजिशन का समझ होता है, सुर, लय, ताल, इसकी समझ होती है। ऐसे ही इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल में क्या होता है? इसमें आपको दूसरों की समझ होती है, दूसरे किस तरीके से हमारे बारे में सोचते हैं हमें, या फिर दूसरे किस तरीके से भाव रखते हैं, इस तरीके की इसमें क्या है? इंटरपर्सनल होता है। इंट्रा में क्या होता है? आप खुद के बारे में जानते हैं। और विजुअल स्पेशल में आप स्थान की आपको समझ होती है। इस तरीके की 8 इंटेलिजेंस है, मैंने इस तरफ लिखे भी हुए हैं। हार्वर्ड गार्डनर जी ने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात करी है। सीटेट, यूपीटेट या कोई भी टीचिंग का एग्जाम जिसमें ये पूछा जाता है, हर किसी पेपर में 1 से 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है। कितने प्रकार की दिए, कभी ये पूछ लेते हैं, कभी इस तरीके से पूछ लेते हैं कि किससे क्या रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही था? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। जो म्यूजिकल वाले होते हैं, इनको प्रदर्शन या रचना करने का कौशल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरल गिलिगन ने आलोचना की, उसका केंद्रीय तर्क क्या था? कि मोरल डेवलपमेंट का इन्होंने थ्योरी दी है। तो उसके बारे में वो कैरल गिलिगन जी थी, वो इनकी स्टूडेंट थी, उन्होंने इनकी ना आलोचना की। किस लिए की उसके बारे में वो पूछ रहा है। देखभाल की नैतिकताओं को नारीवादी दृष्टिकोण के बारे में करिए, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आकलन किया है, या फिर बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग किया है, फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ है। तो कैरल गिलिगन जी थे, जो कैरल गिलिगन थी वो कोलबर्ग की स्टूडेंट थी। उन्होंने क्या कहा है?
उन्होंने केवल एक चीज के प्रति इनकी आलोचना की है। उनका मानना था नारीवादी जो दृष्टिकोण है वो देखभाल, प्यार, स्नेह इसके प्रति उसका दृष्टिकोण ज्यादा होता है, जबकि जो मैन होता है वो ना न्याय के प्रति ज्यादा झुकाव होता है उसका। राइट होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, इसके प्रति होता है। जबकि जो नारीवादी दृष्टिकोण है उसका व्यवहार उन्होंने कहा है कि वो ना मोरली इस तरीके से सोचती हैं कि उनका मानना होता है कि देखभाल, प्रेम, स्नेह इस तरीके की भावना रखती हैं। तो उनका वो ये कहती हैं कि जो कोलबर्ग जी हैं इन्होंने अपने जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है इसमें इन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा है। इन्होंने अपने टेस्ट में सारे लड़के लिए हुए थे और उनके आधार पर इन्होंने टेस्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एक बार कोलबर्ग जी की ये स्टेजेस आप एक बार देख लीजिए। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 3 लेवल दिए हैं। 3 लेवल में इन्होंने प्री कन्वेंशनल 3 से 7 साल के लिए है, कन्वेंशनल 8 से 13 साल के लिए और पोस्ट कन्वेंशनल जो 13 साल से अबव के लिए है, और 6 इसके स्टेप हैं। पहले में एक प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेप हैं, ऐसे ही कन्वेंशनल के 2 हैं या फिर पोस्ट कन्वेंशनल के स्टेप 2 हैं। तो इस तरीके से टोटल स्टेप तो 6 हैं, लेकिन लेवल कितने हैं? लेवल इन्होंने 3 ही दिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इनके 3 लेवल हैं, जबकि इनकी जो स्टेज अगर कोई पूछता है तो 6 स्टेज में इन्होंने बात करी है। फर्स्ट लेवल का जो पहली स्टेज है उसमें क्या होता है, पनिशमेंट के डर की वजह से हमेशा कार्य होता है कि मम्मी मारेगी इसलिए खाना खा लेते हैं, मम्मी मारेगी इसलिए ये काम करेंगे, चोरी नहीं करनी है क्योंकि डांट पड़ेगी या पिटाई लगेगी। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब होता है कि अपने स्वभाव के लिए मैं दुकान से आपके लिए सामान ये ला के दूंगा जब मेरे को आप 2 रुपए की चॉकलेट लाने का मौका देंगे, 2 रुपए आप मेरे को चॉकलेट के लिए देंगे तब भी मैं आपके लिए ये चीज ला के दूंगा। ये सेल्फ इंटरेस्ट मतलब मुझे क्या मिलेगा, ये पहली स्टेज का पार्ट है। दूसरी स्टेज में गुड बॉय गुड गर्ल मतलब अच्छे नंबर लाने हैं क्योंकि मेरी सराहना होगी। लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी, इसमें क्या होता है कि रूल है, रूल सबको फॉलो करने चाहिए। रूल जिसमें बच्चा न्याय के प्रति ज़्यादा सोच रहा होता है, जो 8 से 13 साल में होता है। और फिर लास्ट स्टेज है जिसमें 2 लेवल है, जिसमें पोस्ट कन्वेंशनल है, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब समाज के प्रति, समाज कैसे सोचता है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एंड में आती है प्रिंसिपल। कोलबर्ग जी की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसको एक बार देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो अधिगम के बारे में सही नहीं है। वो कहता है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स से पुनर्गठन से होता है, या फिर अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संशोधित होता है, या फिर अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। इनमें से कौन सा सही नहीं है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, यस। प्रीवियस नॉलेज पर हमेशा लर्निंग कराई जाती है, उसी के आधार पर आगे की लर्निंग की प्रोसेस कराई जाती है, ये सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। जो अधिगम का तात्पर्य है जो अपने दिमाग में स्कीमा बना रखे हैं उसके आधार पर पुनर्गठन से होता है, ये भी सही है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, यस। अधिगम है ये ना सामाजिक संस्क्रिया, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ स्कूल से सीखता है, बच्चा समाज से भी सीखता है, तो उससे संसाधित होती है अधिगम की प्रक्रिया, ये भी सही है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है, यही गलत है, क्योंकि अधिगम एक प्रक्रिया ही है। लर्निंग इज द प्रोसेस, न कि प्रोडक्ट। लर्निंग कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको इतने हद तक पाना है, इतना है। लर्निंग हमेशा होती रहती है, इसलिए कहते हैं लर्निंग ना एक प्रोसेस है, चलती ही रहती है। आप जब कुछ भी आप रोड पे चल रहे हैं, लर्निंग हो रही है, आप उस वहाँ से सीख रहे हैं, लर्निंग हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। लर्निंग इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, और लर्निंग को हमेशा प्रोसेस मानना है, ना कि एक प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, पूछा ही गलत है, इसलिए सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। डिस्लेक्सिया के बारे में पूछ रहे हैं। अपठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक क्या है? स्थिति जो शिक्षार्थी को डॉट की क्षमता को प्रभावित करती है। तो डिस्लेक्सिया किसको प्रभावित करती है, ये इसके बारे में पूछ रहा है। डिस्लेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये ना दिमाग का तंत्रिकी विकार है, जिसके तहत ध्वनियों, प्रतीकों और चिन्हों के साथ जोड़ने में कठिनाई होती है। ये ना पठन संबंधी वैकल्य है, जिसमें क्या होता है बच्चों को बर्तनी संबंधी विकार है, शब्द अच्छे से समझ नहीं आते हैं, समझ में नहीं आते तो पढ़ते गलत हैं, अगर पढ़ गलत लेते हैं तो फिर उसको लिखते भी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? बी सही हो जाएगा। डिस्लेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके तहत हमेशा क्या होता है, बच्चे ना बर्तनी संबंधी अशुद्धियां करते हैं। डिस्कैलकुलिया मैथ्स गणितीय संबंधी है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी है। तो इस तरीके से ये लर्निंग डिसऑर्डर है। एक बार इनको आपने देख लिया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? इनमें से कौन सा कारक है वो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, या फिर प्रक्रिया सेट। रिस्पॉन्स सेट आपने एक ही चीज का रिस्पॉन्स सेट बना रखा है, कुछ भी सिचुएशन आती है आप सेम तरीके से उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ये बिल्कुल ही कहें तो समस्या समाधान का बढ़ावा नहीं देता है।
कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस, इससे भी आपकी क्या कहते हैं कार्यात्मक जो समस्या समाधान में बढ़ावा नहीं मिलता है। निष्क्रिय अनुसरण, आपने पैसिव इमिटेशन किया हुआ है तो आपकी समस्या समाधान किस तरीके से अच्छे से होगा। लेकिन अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में अभी मैंने आपसे बात करी थी, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट बहुत सारे चीज़ों के बारे में सोचना होता है, इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब ये खुली हुई चीज़ें और कन्वर्जेंट का मतलब है बंद चीज़। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए। डाइवर्जेंट अपसारी चिंतन इसको कहते हैं, अभिसारी चिंतन नहीं, अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की संकल्पनाओं को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। इनमें से कौन सी उपयुक्त रणनीति शैक्षिक रणनीति होगी। ए है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें, या फिर विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहें, या फिर विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, या फिर छात्रों को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने के दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए कहें। तो वो पूछ रहा है एक माध्यमिक स्कूल है। माध्यमिक स्कूल का मतलब है बच्चा 6 से 8 क्लास के बीच में है। वो कह रहे हैं कि वास्तविक दुनिया का अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करना है। वास्तविक दुनिया से आप यहाँ से की पॉइंट उठा लीजिए। जब भी आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हो, क्वेश्चन को एक बार में अगर समझ नहीं आता है उसको दोबारा पढ़ो, आंसर बिल्कुल भी मत देखो जब तक आपको क्वेश्चन समझ ना आ जाए। क्वेश्चन अगर एक बार आपको समझ आ जाता है, आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाता है उसके बाद, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको ठीक से समझ ही नहीं आया है, आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। नहीं तो नहीं दिया है, कहना क्या चाह रहा है, एक बार आप ये समझ लो, इसके बाद आंसर पे जाओ। तो वो पूछ रहा है कि शैक्षणिक रणनीति क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांट दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उनको जो वर्तमान मुद्दे हैं और जो उसी समाज से रिलेटेड मुद्दे हैं उनको दो, और उसके आधार पर उनसे कहोगे एक शोध करो, एक आप इसके लिए एक थ्योरी लिख के लाओ, मुझे इसके बारे में बताओ वर्तमान में जो समाज के क्या मुद्दे अभी चल रहे हैं, किस तरीके की कठिनाइयाँ आ रही, पानी को लेके, बिजली को लेके, या किसी भी तरीके की, किस तरीके की बीमारी है, पेंडेमिक का फैली हुई थी, इससे क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, शोध उनसे करवाओ और उसके निष्कर्ष उनसे लिख पाके उसके बाद प्रस्तुत करवाओ। उससे क्या होगा, छात्र क्रिटिकली थिंकिंग करेंगे, सेल्फ डिपेंड कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, खुद से सोचेंगे, घर जाके ट्राई करेंगे, माता पिता से पूछेंगे, समाज से सीखने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए माध्यमिक कक्षा का बच्चा है, 6 से 8 क्लास का बच्चा है ये, तो इस तरीके से ये सोच सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। अभी कोहलबर्ग जी के मोरल डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें उन्होंने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेज हैं। तो वो पूछ रहा है पहले स्तर का पहला चरण है, पहले स्तर का दूसरा चरण है, दूसरे स्तर का तीसरा चरण है, या तीसरे स्तर के 5वें चरण में है। ऐसा नहीं है, वो पूछ रहा है जिसमें क्या कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, आत्म केंद्रित है और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देख रहा है। अपना लाभ मतलब इससे मेरा क्या लाभ होगा, मतलब आप देख रहे हो कि मतलब टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब ये होता है कि मैं आपको दुकान से, मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, ये वाला सामान तब ला के दूंगा जब मेरे को आप 5 रुपए टॉफी लाने के लिए, चॉकलेट लाने के लिए दोगे। बच्चे का सीधा है, सेल्फ इंटरेस्ट वो अपना देख रहा है। तो इसमें कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें क्या है, पहले स्तर का दूसरा चरण हो जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, इसको एक बार देख लो आप। इसमें क्या होता है कि पहले स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट जो लेवल है उसकी फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये ना सिर्फ बच्चा डर की वजह से सब कुछ कर रहा होता है। पिटाई लगेगी काम कर लेते हैं, पिटाई लगेगी खाना खा लेते हैं, इस वजह से बच्चा कर रहा होता है। उसको सिर्फ पनिशमेंट का डर है, इसकी वजह से वो भी कर रहा है। अगला इसी लेवल 1 का स्टेज सेकंड है, उसमें क्या करता है, अपना लाभ देखता है, टिट फॉर टैट, मतलब मुझे क्या मिलने वाला है, मेरा क्या फायदा होगा, उस तरीके से इसकी। तो ऑप्शन नंबर लेवल 1 का इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। पहले स्तर का दूसरा चरण है ये, मतलब स्टेज फर्स्ट लेवल का है। तो लेवल फर्स्ट का ये दूसरा स्टेज है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, पहले स्तर का दूसरा चरण है इसमें। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। वो कह रहे हैं कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द उसका तर्क कब घूमने लगता है। मैंने अभी फिर आपको बताया 3 क्वेश्चन आ गए इसी सेट में, इसी क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26 का कौन सा सही हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक है, विषय है, या फिर स्वायत्ता है।
ये ना पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा तर्क कानून नैतिकता के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पारंपरिक नैतिकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कन्वेंशनल स्टेज जो इसका ये सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, जो भी वंचित वर्गों से समूह से बच्चे हैं उनके समावेशन के लिए क्या करना होता है। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर पहचान आधारित रूढ़ियों और प्रमाणिक और प्रोत्साहित किया जाना है। जो भी पहचान आधारित रूढ़ियां या प्रामाणिकता या जो भी हैं उनको आप बढ़ावा देंगे नहीं, रूढ़िवादिता को कभी भी बढ़ावा नहीं देना होता है, इसे समाप्त करना है समाज में आपको। या फिर सी, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना। सामाजिक संबद्धता के आधार पर मतलब समाज से अलग अलग समाज से बच्चे आए हुए हैं, उनके आधार पर उनको अलग अलग कर देंगे, अलगाव करा देंगे, ये भी गलत है। या फिर समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। समान क्षमताओं के आधार पर आप समूहों में विभाजित नहीं करेंगे। हाँ, समूहों में विभाजित किया जाता है हेट्रोजीनियस तरीके से, ना कि होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है समान स्तर के बच्चे हैं। बच्चों को हमेशा एक ही ग्रुप में समान स्तर के बच्चे नहीं रखे जाते। ग्रुप बनाओ तो उसमें अलग अलग समानता वाले बच्चों को डालो उस ग्रुप के अंदर। हेट्रोजीनियस बनाने होते हैं, अगर ग्रुप बनाने की बात आ रही है तो हेट्रोजीनियस बनाओ, नहीं तो ग्रुप बनाने ही नहीं होते हैं। हमेशा ग्रुप हेट्रोजीनियस होंगे, न कि होमोजीनियस, मतलब समान क्षमताओं वाले ग्रुप नहीं बनाने। तो ऑप्शन डी भी इसका गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना होता है। समावेशी शिक्षा का एक सबसे ज्यादा मुख्य गुण यही है, कहीं से भी बच्चा आया हो, किसी समाज, धर्म, लिंग, समुदाय, कहीं से भी आया हो, उसको समान अवसर मिलने चाहिए। समावेशी शिक्षा का एकमात्र यही सबसे अच्छा आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। विविध दृष्टिकोण का समावेशन, उचित समावेशन का पालन, विविध निर्देशन देना, या फिर लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समावेशी का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप प्रतिस्पर्धा को बढ़ाओ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आप कभी भी क्या है कि ना प्रतियोगिता को कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सिर्फ बच्चों के ज्ञान में सुधार करना, सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाना, सभी बच्चों को पढ़ने का मौका देना जिनकी लेवल के अनुसार, है ना, वो किस स्तर से आए हुए हैं उस आधार पर उनको देना होता है। इक्विटी के आधार पर हमेशा इक्विटी, इंक्लूसिव एजुकेशन में हमेशा इक्विटी ही काम आती है, तो इक्विटी ही इसमें सॉल्व होगी, समता न कि समानता। पहले आप सभी को समान लाओ, उसके बाद समानता का काम करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ही गलत है, क्योंकि यहाँ पूछा ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है। केवल कार्य के अंत में दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, सामाजिक और विशिष्ट होती है। तो क्या है, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। फीडबैक कैसा होना चाहिए, यह केवल कार्य के अंत में होना चाहिए, कार्य खत्म हो गया उसके बाद में आप कराएंगे, या फिर यह व्यापक और सामान्य होता है। ये व्यापक और सामान्य होता है ऐसा भी नहीं है, ये केवल परिणामों पे केंद्रित होता है। परिणामों पे केंद्रित तो होता है, पर परिणाम ऐसे क्यों आए इस पे भी केंद्रित होता है फीडबैक, है ना। तो यह सामयिक और विशिष्ट होता है, ये ना टाइमली और स्पेसिफिक होता है। फीडबैक होता है समय समय पे लेता रहना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चों के बारे में आपको ये पता चलता है कि कहाँ कमी हो रही है, कहाँ सीखने में कठिनाई आ रही है, और कहाँ मेरे पढ़ाने में हमें सुधार करने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 30 के 30 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वो कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो एक अच्छी प्रणाली है। क्यों, वे मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में छात्रों को शामिल करते हैं। यस, मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। एक तरीके से समझ लो कि उन्हें पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तो एक दूसरे छात्रों से भी उसके बारे में पूछ लेते हैं इस तरीके से, या फिर वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हाँ यस, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के लिए अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से आंतरिक उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मेनली फोकस इन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोजेक्ट, वो फाइनल प्रोडक्ट पर बिल्कुल भी केंद्रित नहीं होते हैं। हमेशा वो ना प्रोसेस को मानते हैं, है ना,
पोर्टफोलियो क्या है, प्रोसेस देखता है, किस प्रोसेस के तहत बच्चा गुजर रहा था उस पोर्टफोलियो में, वो इस चीज़ की निगरानी करते हैं, इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं। पोर्टफोलियो में लिखा भी यही जाता है। या फिर वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। यस, छात्र के अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो ए बी डी कहाँ सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप अच्छे लगे होंगे आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, आप ही का चैनल है ना। सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही है, मैंने बिल्कुल भी अंतर नहीं कर रहा हूँ। पेपर 1 वाले भी इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 वाले भी इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, तो सभी के लिए सेम होता है ना। अंतर तो बिल्कुल है ही नहीं है इसमें। आप ध्यान रखिए, अपना अपना पढ़ाई थोड़ी अच्छी करते रहिए। ये इसकी आंसर की एक बार देख लेना, आंसर की से इसको एक बार मैच कर लेना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। अपना ध्यान रखिए, तैयारी अच्छे से करती रहिए। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए। हैव ए नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।